हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो नंबर 1 है और पहली वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो नए नए कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, वो इतना अच्छी तरह से क्लियर करेंगे कि आने वाले पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में आपको कहीं भी एक जगह भी कोई भी चीज़ एज्यूम नहीं करनी होगी। सब कुछ क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है। और न्यूमेरिकल तो आपको ऐसे लगेंगे कि ये पूरे चारों जितने भी चैप्टर है न्यूमेरिकल का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसमें सबसे आसान न्यूमेरिकल इसी के हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपने कहीं से भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर अब तक की है तो ठीक है, कंपैरिजन करना आपको अब कितना समझ में आया इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो कुछ जो स्टेप्स हैं इसके, वो लास्ट क्लास जो 11th है उसके रिडॉक्स रिएक्शंस से होंगे, लेकिन मैं ये मान के चलूँगा आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता और बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम इसको करेंगे। जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने 11th अच्छी तरह से नहीं की है, तो उनके लिए भी बहुत सिंपल रहेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जो बेस है उसे अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करना। ये आपके सामने जो सेल है इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो अभी आपके सामने है, ये असल में दो तरह से डिवाइड किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो कई तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक अलग चीज़ है और इलेक्ट्रोलाइटिक एक अलग चीज़ है, या दोनों एक सेम चीज़ है। तो मैं बता दूं, असल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही दो तरह से डिवाइड होता है। ये देखो, ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर आप डिस्टिंग्विश करोगे तो ये दो तरह से डिवाइड होगा, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 को हम कहेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल। और नंबर 2 को कहेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली डिवाइड होता है दो कैटेगरी में, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल। यानी जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल। और ऐसा सेल जो इसका अपोजिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट कर दे केमिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे केमिकल एनर्जी के में, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा 9th और 10th क्लास में। एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल आता था, क्वेश्चन भी आता था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑफ कॉपर रिफाइनिंग। ठीक है ना, जो कॉपर की रिफाइनिंग में सेल यूज होता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर जो आपका एनोड होता है, यहाँ पे जो आपका एनोड है, ये एनोड पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, ये एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ जो कैथोड होगा वो कैथोड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक में। ठीक है ना, या कभी कभी आपने देखा होगा और बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि कभी कभी हम देखते हैं कि एनोड पॉजिटिव हो जाता है, कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। तो ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड जो है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में इसका बिल्कुल अपोजिट। तो कौन सा? यहाँ जो एनोड है, ये एनोड आपका होता है क्या? नेगेटिव। यहाँ एनोड नेगेटिव है और कैथोड कैथोड जो है वो पॉजिटिव है। अगर ये एनोड हमेशा ही पॉजिटिव होता तो इतने बड़े बड़े और इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं कि बताओ एक गैल्वेनिक सेल है और इस गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है उस पर क्या चार्ज है, ये पूछने की ज़रूरत पड़ती अगर ये एक ही होता तो। भाई लेकिन नहीं है, तो इसीलिए इन दोनों का जो नाम है वो बिल्कुल अलग है। और आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है ये अलग होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है ये अलग होता है। ठीक है, तो अभी अगले जो पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे ये पूरा पढ़ भी लें हम, जो गैल्वेनिक सेल है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि इस पूरे चैप्टर में कहीं कहीं तो गैल्वेनिक सेल का नाम आपको क्या देंगे? वोल्टिक सेल बोल देंगे, कभी कभी डैनियल सेल बोल देंगे। तो यार ये कितने तरह के होते हैं, तो आसानी से याद करने के लिए आप ये याद कर लो, कभी गलत होगा ही नहीं। देव जी। ठीक है ना, देव जी, देव जी याद कर लो, कभी गलत होगा ही नहीं। तो देव जी में क्या है? डी फॉर डैनियल,
ये डैनियल हो गया। ई फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल देते हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है। वी का मतलब ये वोल्टिक सेल भी इसी का ही नाम है, वोल्टिक सेल। और जी का मतलब ये गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। तो याद रखना, इनमें से कोई भी नाम आए तो समझ जाना बात हो रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कौन सा, गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल ये हो गया, ई का इलेक्ट्रोकेमिकल भी हो गया, ये दो अलग नाम हो गए, डैनियल और वोल्टिक सेल, सब इसी के ही नाम है। इसकी कहानी कितनी है, इसकी कहानी इतनी ही थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, वो भी बाद में, अदरवाइज इसका सफ़र हो गया ख़त्म, ठीक है। तो हम जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है आपका गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। गैल्वेनिक सेल होता कैसा है, तो ये है आपके सामने डायग्राम, ये गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल ऐसा होता है। और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट होके क्या बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप देख रहे होगे कि अभी ये जो बल्ब है जो हमने यहाँ लगा रखा है, ये अभी बंद है, ऑफ है ये, ठीक है। और ये की है यहाँ पर जो यूज़ की गई है, ये की है, ये एमीटर है, और ये बल्ब है। बल्ब अभी क्लोज है, क्यों, क्योंकि अभी कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अगर मान लो मैं इस लेफ़्ट वाले कंटेनर में, इस लेफ़्ट वाले कंटेनर में क्या फिल कर दूं, यहाँ मैं फिल कर देता हूँ ZnSO4, ठीक है। ये फिल कर दिया मैंने ZnSO4, ठीक है। और यहाँ जो रॉड लगा दी है, ये मैंने कौन सी लगा दी, जिंक रॉड, ये जिंक रॉड है, ठीक है। ध्यान से देखते रहना स्टोरी को, आपको बहुत आसान स्टोरी लगेगी और जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं बिल्डअप हो जाएंगे। यहाँ ये जो जिंक है, ये रॉड जिंक रॉड है, इसी को कहते हैं हम एनोड। और एनोड पे चार्ज क्या होता है, अभी भी बताया था, एनोड पे चार्ज होता है नेगेटिव, अगर गैल्वेनिक सेल यूज़ कर रहे हो तो। इसी के अपोजिट में अगर हम देखें तो ये है आपका क्या, CuSO4, इसके अंदर डाल रखा है कॉपर सल्फेट, ठीक है। और जो ये रोड है, ये कॉपर की रोड है, और ये यूज़ क्या क्या है, यहाँ पर कैथोड का इस्तेमाल किया गया है, ये कैथोड है, ठीक है। और यहाँ जो चार्ज है इस पर वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है ये रोड, ठीक है। ये एमीटर है, ये बल्ब है। तो अब तक देखें तो अभी भी कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, जो ये बल्ब है अभी भी ऑफ ही है। लेकिन जैसे ही हमने एक चीज़ इसमें ऐड कर दी, कौन सी चीज़, आंसर है सॉल्ट ब्रिज। अगर मैंने यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज भी ऐड कर दिया, ये देखो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ ये सॉल्ट ब्रिज को, ये इस तरीके से, ये अगर आपने सॉल्ट ब्रिज भी ऐड कर दिया, ये इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है। जैसे आपने सॉल्ट ब्रिज ऐड किया तो ऐसा क्या हो गया कि जो ये बल्ब है, ये बल्ब ग्लो करने लगा, ठीक है ना। ये जो बल्ब है अब ये ग्लो करने लगा, ठीक है। पहले ये ऑफ था, अब ये ग्लो करने लगा। यानी कहने का मतलब है बल्ब जल चुका है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से जो करंट का जो फ्लो है वो स्टार्ट हुआ है, और इसी वजह से ये बल्ब जो है ये ग्लो किया, और एमीटर ने इंडिकेट दे दिया कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है। ये तो था ऊपर से दिखने वाला सेटअप जो हमें विजुअलाइज होता है। अब हम इसके अंदर चलते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्या होता है, ठीक है। मैं 2 बार इसकी जो रिएक्शन है वो आपको करके दिखाऊंगा, 2 बार वही सेम प्रोसेस 2 बार। तीसरी बार हम इसकी एक वीडियो देखेंगे, और वीडियो देखने के बाद तो कुछ रहेगा ही नहीं, सारा खेल ही क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, करंट फ्लो होते हैं। अगर किसी के दिमाग में उलझन चल रही हो कि यार पता नहीं कैसा चैप्टर है, क्या चैप्टर है, तो मैं बता दूं, ये आज की क्लास के बाद जैसे आप इस क्लास को कंप्लीट करोगे तो ये चीज़ आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो चुकी होगी, ठीक है। जो 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा ये खेल आसान है, क्योंकि वो पहले कर चुके हैं। तो होता कुछ ये है, जैसे ही हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, पहले मैं बता देता हूँ सॉल्ट ब्रिज में है क्या। सॉल्ट ब्रिज में हमने डाल रखा है यहाँ पर KCl। वैसे तो बहुत कुछ है जो सॉल्ट ब्रिज में डालते हैं लोग, इसमें कोई K2SO4 भी डाल देते हैं, ठीक है। तो KCl भी डाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। प्रोसेस को करते हैं स्टार्ट कि कहाँ और क्या कैसे कैसे जो ये फ्लो है वो हुआ है। तो देखो ज़रा ध्यान से, तो प्रोसेस का जो पूरा खेल है ये स्टार्ट होता है यहाँ से। देखो ये जिंक है, ये जिंक की जो रॉड है ये गलना शुरू होती है, यहाँ से टूट गई,
ये जिंक यहाँ से जो रॉड थी ये टूट गई और इसके अंदर जो आयन आया, जिंक है ना, तो इसके अंदर क्या आयन आया, ये आया भाई आपका Zn2 पॉजिटिव। अब जिंक अपने अंदर से जो Zn2 पॉजिटिव निकालेगा वो कैसे निकालेगा भाई, वो ऐसे निकालेगा। जिंक असल में ऐसे टूटता है, जब ये Zn2 पॉजिटिव में टूटा होगा तो ज़रूर इसने क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस वायर में भागेंगे, यानी यहाँ वो 2 इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, ठीक है। ये जो की है इसे हमने स्विच ऑन कर दिया है। अब ये यहाँ से जाता 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ जाएंगे, ठीक है, यहाँ की तरफ आएंगे। तो यहाँ की तरफ वो आए इलेक्ट्रॉन तो आके यहाँ बैठ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बैठ गए, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को देखकर, ठीक है ना, इन 2 इलेक्ट्रॉन को देखकर सॉल्यूशन में जो CuSO4 है उसने अपने SO4 को छोड़ दिया, SO4 2 नेगेटिव को छोड़ दिया। किसको देखकर, इलेक्ट्रॉन को देखकर लालच आ गया और CuSO4 जो उसका बेस्ट फ्रेंड था कॉपर सल्फेट का, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को ही छोड़ दिया और क्या बन गया, Cu2 पॉजिटिव। ये Cu2 पॉजिटिव ट्रैवल करता 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 इन 2 इलेक्ट्रॉन के पास आया। तो जैसे ये इनके पास आया तो यहाँ जो रिएक्शन प्रोसीड हुई, इनको मैं थोड़ा सा अलग दिखाता हूँ कलर से। यहाँ जो रिएक्शन प्रोसीड हुई वो कुछ ये थी, यानी यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, जो इसको जिन इलेक्ट्रॉन के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ा था इसने, और ये क्या बन गया, कॉपर, एज ए कॉपर। और ठीक है, यहाँ आके खड़ा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और जैसे ही इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो ये कॉपर यहाँ इस तरह से डिपॉजिट हो गया, इस तरह से डिपॉजिट हो गया। तो आप देख रहे होगे ये जो रॉड है, ये रॉड थोड़ी सी डिपोजिशन होने के बाद इंक्रीज हुई है और ये रॉड बेचारी एक जिंक के टूटने के बाद कम हो गई। ये इसका पूरा एक सर्कल मैंने बताया, अभी ध्यान से सुनना। कहानी के 3 हिस्से बताऊंगा मैं, 3 हिस्से। अगर किसी ने तीनों हिस्से समझ लिए तो ये खेल समझ गया वो। पहला हिस्सा आपने समझ में लिया अच्छी तरह से क्या हुआ है, ठीक है। पहला हिस्सा क्या था, जिंक की रॉड टूटी थी, आयन फॉर्म हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन जो हुए थे वो यहाँ आए थे ट्रैवल करते करते। इन 2 इलेक्ट्रॉन को इसके कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन में था उसने अपने ही सल्फेट को छोड़ दिया और यहाँ आके वो डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब जब ये कॉपर सल्फेट यहाँ आके डिपॉजिट हो गया तो यहाँ तो कॉपर है नहीं ना, अब वो तो यहाँ आके डिपॉजिट हो गया, चला गया यहाँ से, तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा, कहानी का दूसरा हिस्सा ये है कि जो जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ आया है इसका क्या हो गया, ये तो बेचारा सॉल्यूशन में आयनिक फॉर्म में घूम रहा है। तो कहानी का दूसरा हिस्से में हम ये पढ़ेंगे कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या सॉल्यूशन, जो इस सॉल्ट ब्रिज में से कौन कौन आएगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, के पॉजिटिव आएगा, नहीं, Cl नेगेटिव आएगा यहाँ से। ये Cl नेगेटिव यहाँ से आया, ठीक है, और ये इसके साथ मिलकर, एक नहीं 2 Cl नेगेटिव यहाँ आए और इसके साथ मिलकर इस तरह से 2 Cl नेगेटिव यहाँ आए और दोनों के दोनों जो मिलकर इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, इन्होंने कंबाइन करके, इन्होंने इस तरह से कंबाइन करके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर दिया। और उसको मैं इस अलग कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको यार कैसे भी हो कुछ भी करके ये समझ में तो आए। यानी ये आपस में कंबाइन हो गए तीनों के तीनों और इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, ZnCl2। ये कहानी का दूसरा हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ये न्यूट्रलाइज हो गया Zn2 पॉजिटिव, वैसे ही कौन न्यूट्रलाइज होगा, यहाँ SO4 भी तो है बेचारा, SO4 2 नेगेटिव। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें से सॉल्ट ब्रिज में से कौन आया, K पॉजिटिव। कितने, 2 K पॉजिटिव आ गए ऐसे, और ये भी आपस में तीनों के तीनों कंबाइन होकर क्या बना लिया इन्होंने, K2SO4। ये कहानी का दूसरा हिस्सा है कि बेचारे सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस थे उनका क्या हुआ, वो ऐसे सॉल्ट ब्रिज ने न्यूट्रल कर दिए। मान लो अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो इनको ये न्यूट्रल करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये दूसरा हिस्सा भी समझ में आ गया, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, पहला हिस्सा क्या था, पहला हिस्सा ये था कि यहाँ से जो जिंक रॉड जो टूटी है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और
जिंक रो जो टूटी है उस Zn2 पॉजिटिव बनाया, और 2 इलेक्ट्रॉन वो ट्रैवल करते 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 यहाँ आ गए। उन 2 इलेक्ट्रॉन का देखकर सॉल्यूशन में प्रेजेंट कॉपर जो कि सल्फेट के साथ था, उसने अपने दोस्त को छोड़ दिया। कॉपर 2 पॉजिटिव लालच में आ गया इन 2 इलेक्ट्रॉन के, और वहाँ जाके डिपॉजिट हो गया। कैसे? ऐसे Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन और वो डिपॉजिट। ये कहानी का पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा क्या था कि जो ये आयंस थे इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में से अपोजिट आयन आए और कंबाइन होकर ZnCl2 बन गया, और यहाँ K2SO4 बन गया। इतना तो आपके स्कूल में सभी बताते हैं। लेकिन कहानी का तीसरा हिडन हिस्सा भी है। कहानी का तीसरा हिस्सा क्या है? कहानी का तीसरा हिस्सा ये है, और जो लास्ट है, कि आपने नोटिस किया कि यहाँ जो ZnSO4 सॉल्यूशन का था, क्या उस पर कोई फ़र्क हुआ? नहीं। अगर ये ZnSO4 मान लो आपने टोटल 100 ले रखे हैं, तो ये 100 के 100 ही रहे। आपने देखा कि टूटा कौन था? टूटा तो ये रॉड का जिंक टूटा था। ZnSO4 बिल्कुल एज इट इज सुरक्षित इतना का इतना है। इवन 100 के साथ एक और ऐड हो गया, ZnCl2 भी ऐड हो गया। ठीक है ना? 100 ZnSO4 थे, ये भी ऐड हो गया आके नया। लेकिन यहाँ कहानी इसमें अगर हम देखें तो यहाँ कॉपर रोड थोड़ी ना टूटी है, कॉपर रोड तो सेम है, एज इट इज है, उस पर तो कुछ फ़र्क ही नहीं हुआ। यहाँ कॉपर सल्फेट अगर मान लो आपने कितने लिए थे? 100 लिए थे कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट मान लो आपने कितने लिए थे? 100 कॉपर सल्फेट लिए थे। तो क्या अब इसके पास 100 ही कॉपर सल्फेट है? नहीं, एक कॉपर सल्फेट आपने देखा टूट गया। ठीक है ना? जो कॉपर सल्फेट जो टूटा था उसने अपने दोस्त को छोड़ा था, ये इसी में से ही था, और SO4 को छोड़ के कॉपर जाके वहाँ डिपॉजिट हो गया था। यानी अब यहाँ कितने बच गए? यहाँ बच गए 99 कॉपर सल्फेट बच गए। लेकिन ZnSO4 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ कॉपर सल्फेट कितने हो गए? 99, और प्लस में उसके साथ एक नया गेस्ट आ गया K2SO4। आया समझ में? इसीलिए रिप्रेजेंट आपको जब करते हैं ये लैब के अंदर, तो आप देखते हो कॉपर सल्फेट का जो रियल कलर होता है वो ब्लू होता है, ब्लू। और जैसे ही कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, अब मान लो 99 हो गए, एक रिएक्शन और होगी तो यहाँ से और कट जाएगा, ये रोड और टूट जाएगी, ये रोड और डिपॉजिट हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएंगे? 98, ऐसे करते करते 97, 96, 95, ऐसे करते 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 20, 19, 18, 10, और 10 के बाद 9, 8, ये घटते चले जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीज लगातार। ठीक है ना? और डिक्रीज होते 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 इसका जो ब्लू कलर है, क्या अभी भी ब्लू रहेगा क्या? नहीं, अब ये कलर ग्रीनिश हो जाता है। ठीक है ना? तो पूरे सेटअप के बाद ये जो कलर है वो ग्रीनिश हो जाता है। तो आपने 3 बड़े बड़े जो पोर्शन थे, इसका जो 3 मेन पॉइंट हैं वो सीख लिए। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि यहाँ से कॉपर टूटता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, और सॉल्यूशन में से कॉपर यहाँ डिपॉजिट होता है। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि जो आयन ये अपने पीछे लेफ्ट कर देता है, वो सॉल्ट ब्रिज में से अपोजिट चार्ज आयन इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसको भी जो इसका दोस्त था, फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड, इसको इसने न्यूट्रलाइज कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट ये था कि देखने वाली बात है, ZnSO4 सॉल्यूशन है उस पर कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन कॉपर सल्फेट के अंदर जो सॉल्यूशन है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये 3 हिस्से कहानी के थे और पूरा का पूरा सेटअप ख़त्म। अब क्या करना है? अब आपको ये करना है कि इसी में से ये चीज़ और सीखनी है। देखो, हमेशा जो भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ होगा? एनोड होगा। ठीक है? ये होगा अगला पॉइंट है कि जो भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किस पे होता है? एनोड। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो कहते हैं भाई क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक है? सिमिलरली यहाँ अगर देखें तो यहाँ क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, ये कहाँ होता है? कैथोड। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, ये कैथोड है। और कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। ठीक है? ये रिडक्शन कहते हैं इसको। और अगला याद कैसे करें? याद ऐसे करें कि कई बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, एक राशि होती है सिंह राशि, लियो।
लियो का क्या मीन निकलता है भाई? लियो का ये मीन निकलता है कि जहाँ भी आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि वो कहाँ है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर अगर देखें कैथोड वाले हिस्से में तो इसी का ही अपोजिट जर्मनी का जो सिंबल है वो बना दो। ये जर्मनी का सिंबल है GER। फुटबॉल मैच अगर देखे हो आपने तो GER होता है। ये हो गया गेन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और इसी को क्या कहते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है ना। पिछली साल एक बच्चे ने तो और कमाल का इसमें सेटअप निकाला, और उसने क्या बताया कि सर क्यों ना हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें। तो उसने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई। जो टॉप पर होते हैं भाई वो कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं, नेट पे वेट पे कहीं भी मिल जाए। तो उस बच्चे ने बताया सर इसको और अपडेट कर दो, इसको लोन, लोन का मतलब कर्जा, ये बोल दो। तो लोन से क्या हो जाएगा भाई, से तो सारा खेल ही बदल गया। ये देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, को कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और होता कहाँ है, एनोड पे, ठीक है ना। और एन का मतलब एनोड यहाँ क्या होता है, नेगेटिव। यानी उसने तो पूरा का पूरा सेटअप इस लोन में ही बता दिया। और जैसे ये याद हो जाता है तो इसी का उल्टा कर दो, लॉस की जगह गेन, ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन, ये गेन, ये रिडक्शन, एनोड की जगह कैथोड, और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। हालांकि इसका कुछ बना नहीं, लेकिन GRCP का तो बना ही, लेकिन ये लॉन है तो इससे हम इसका अपोजिट तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सेटअप था आपका, ये आपका गैल्वेनिक सेल कह लो, या इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल देते हैं क्योंकि ये उसी की तो टाइप है, ठीक है। तो आपकी जो नोट्स हैं भाई, ये नोट्स बहुत कमाल के हैं। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, अपने नरेला में ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, बाहर भी कुछ स्टूडेंट जो हैं आउट ऑफ दिल्ली, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की है नोट्स की, ठीक है। तो एक बार नोट्स को भी देख लेते हैं भाई। इसमें जो नोट्स हैं इनको अगर हम देखें तो वही बता रखा है, डिस्टिंग्विश गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ये पूरा सेटअप जो अभी अभी हमने किया है, ठीक है। और ये एनोड, कैथोड, ये आपको बिल्कुल ऐसे कैसे प्रिंटेड मिल जाएंगे। और एक छोटी सी जो गलती है इनको भी आप अपडेट कर लेना। इसने एन को पॉजिटिव कर दिया तो ये नेगेटिव होता है, और पी को पॉजिटिव कर लेना, ठीक है ना। ये छोटी सी गलती है। ओके, बाकी अब आगे जो स्टोरी है, ओके, जो वीडियो है एक बार इसको भी ध्यान से देखो, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा ये, ठीक है। देखो ये जो है, ये जो कलर है इसका, ये आप देख रहे हो कि पहले ऐसा होता है ब्लू, लेकिन रिएक्शन के बाद ये ग्रीनिश हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे लेना है इसमें, ये ग्रीनिश हो जाता है। और ये क्यों हो जाता है, क्योंकि सभी के सभी 100 जो है CuSO4 जो मैंने बताया था वो कम होते जाते हैं। ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, मैं बताऊंगा रिएक्शन का क्या मतलब है, आने वाली है। आपको सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना। देखो शुरू में हमने इसको ऐसे लगाया, कोई भी लाइट यहाँ पर नहीं जली, बल्ब जो है वो नहीं जला। लेकिन जैसे ही हमने इसमें ZnSO4 दिखा रखा है जो कि जिंक में है, मैं इसका लिंक भी आपके पास सेंड कर दूंगा, आप अच्छी तरह से घर पे देख लेना इसको। ये कॉपर सल्फेट है जो कि कॉपर में है, इसमें कॉपर है आपकी। और जैसे ही इन्होंने सॉल्ट ब्रिज लगाया, इन्होंने Na2SO4 डाल रखा है। कई टीचर्स का ये भी मानना है कि आपका जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर ये सॉल्ट होता है उसमें कॉमन आयन होना ज़रूरी है, जैसे SO4 है। बट कई टीचर इसको नहीं भी मानते और बुक में है भी नहीं। तो ये इसकी EMF है, ये 1.1 वोल्ट है, हर बैटरी में होती है। आपके जो घरों में सेल है, वो रिमोट के सेल हैं, दुनिया भर के सेल हैं, जिसमें हैंड वॉच सेल है उसमें भी EMF होती है, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन है एनोड की। देखो यहाँ ये जिंक 2 पॉजिटिव ये डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। और जैसे ही डिसोसिएट हुआ है तो यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन ये सेंड करना शुरू कर देगा। यहाँ से सॉल्यूशन में से कॉपर गया है एनोड, कॉपर की रोड पे डिपॉजिट होने के लिए, ठीक है। तो ये एनोड है, जिंक एनोड का काम करेगा, और जो ये है कॉपर, ये कैथोड का काम करेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। आपने देखा ये रोड टूटी थी, ठीक है, ये जो यहाँ, और ऐसा करने पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने पर ये जो हिस्सा है वो यहाँ पर डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अपोजिटली चार्ज जो सॉल्ट ब्रिज में है वो आयन आके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो
सोल्ट ब्रिज बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है, वो आयंस को मिक्स होने नहीं देता एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। और जो डायरेक्शन आप देख रहे हो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बल्ब है अब वो जल चुका है, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी, इसके बाद और अच्छी तरह से देखना हो किसी को तो मैं इसका जो लिंक है वो आपको सेंड कर दूंगा। अगर भूल जाता हूँ तो कोई मैसेज करके मुझे याद दिलवा देना कि ये लिंक सेंड करना था, तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा इसका लिंक। और एक क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप का भी लिंक है, वो भी सेंड करना है। बहुत प्यारी वीडियो बना रखी है उन्होंने। ये इंडिया की एनिमेशन नहीं है, ये शायद किसी फॉरेन की एनिमेशन है, उन्होंने बहुत बढ़िया इसी तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो अब हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, जो जहाँ तक हमने ये छोड़ा था। ये होने के बाद अब देखना किस तरह से कैथोड और एनोड की जो रॉड है उस पर रिएक्शन प्रोसीड होती हैं। कईयों के लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन होगा, क्योंकि हमने 11th में बहुत अच्छी तरह से इसको किया था। तो अब जो रिएक्शन होने वाली है उनको ध्यान से देखना। देखो एनोड पे, एट एनोड की बात करें हम, एट एनोड, तो एनोड पे क्या हुआ था, जिंक डिसोसिएट हुआ था Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, इस तरह से, ठीक है। और अगर कैथोड की बात करूँ तो मैं एट कैथोड इसकी बात करूँ तो यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे और ये कॉपर बन गया था। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो इन रिएक्शन के अंदर इसको, इस रिएक्शन को देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है जो कैंसिल हो रहे हैं, 2। तो आपकी n की वैल्यू 2 हो जाती है, ठीक है। और अब जो रिएक्शन आती है यहाँ से देखेंगे तो क्या है, जिंक प्लस में यहाँ क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव विल गिव यू, यहाँ क्या है Zn2 पॉजिटिव और यहाँ क्या है आपका कॉपर। एंड दिस इज कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवरऑल रिएक्शन। इसको ओवरऑल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, तो इनको क्या कहते हैं, नाम सुन लो, इंडिविजुअल रिएक्शन। इन्हें इंडिविजुअल रिएक्शन कहते हैं, इन्हें ओवरऑल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। या इन्हें हर इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रोड। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है आपकी, ये इंडिविजुअल रिएक्शंस हैं आपकी। अब ओवरऑल रिएक्शन के बाद आपको क्या समझना है कि सेल रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं और ये सॉल्ट ब्रिज से कैसे बनता है वगैरह वगैरह सारा का सारा। तो सेल रिप्रेजेंटेशन जो अगला टॉपिक है आपका इसी से रिलेटेड है, तो इसे कहेंगे हम सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे आता है भाई, ऐसे आता है। आपको बीच में बनाना होता है एक सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट में आपको याद है अभी अभी हमने जो रिएक्शन की थी, इसको अच्छी तरह समझ लो। लेफ्ट में हमेशा एनोड होगा, राइट में हमेशा कैथोड होगा, ठीक है। तो लेफ्ट में एनोड है तो एनोड को कैसे लिखेंगे हम भाई, जिंक। ये देखो एनोड पे ये रहा जिंक स्लैश जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ आमतौर पर इसकी कंसंट्रेशन लिख देते हैं कि 1 मोलैरिटी है, 0.5 मोलैरिटी है, 0.01 मोलैरिटी है। तो यहाँ कंसंट्रेशन लिखते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन को फिलहाल मैं 1 मोलैरिटी लिख रहा हूँ, वैसी नॉर्मल। ओके, राइट में अगर हम देखें ये आपका क्या था, एनोड, और राइट में जो होगा आपका वो क्या होगा आपका, कैथोड। ये कैथोड है ये वाला हिस्सा, ठीक है। और इस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉपर दिख रहा है साफ साफ, तो कॉपर 2 पॉजिटिव। फिर से याद रखो इसकी कंसंट्रेशन, यहाँ भी मैं 1 मोलैरिटी लिख रहा हूँ एज्यूम करके, और यहाँ क्या आ गया आपका, ए राइट में कॉपर। दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज सेल रिप्रेजेंटेशन। कई बार वो बोलते हैं डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल, कि गैल्वेनिक सेल बना के दिखाओ। तो बच्चे क्या करते हैं, जिनको नहीं पता वो उठा के ये डायग्राम बना देते हैं कि लो सी बन गया गैल्वेनिक सेल। यार 1 मार्क क्वेश्चन में वो ये पूछेंगे क्या पूरा का पूरा डायग्राम, नहीं। डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल, ये हो गया गैल्वेनिक सेल, इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी, तो ये गैल्वेनिक सेल होता है। अच्छा, ये एनोड और कैथोड याद रखना, सेल रिप्रेजेंटेशन का ही दूसरा नाम है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और इसी से ही जो वैल्यू बनती है, यहाँ से फॉर्मूले आने स्टार्ट हो जाएंगे। इस सेल रिप्रेजेंटेशन से ही जो फॉर्मूला होता है उसे कहते हैं हम ई नॉट सेल। ई नॉट सेल के जो नाम है उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इसी का नाम है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और होता क्या है भाई, ये बड़ा सिंपल बोल देते हैं, ई नॉट कैथोड
माइनस ई नोट एनोड, कई तो इसको ये भी बोल देते हैं ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, राइट ये लेफ्ट ये, ठीक है। तो ई नोट कैथोड, कैथोड पे क्या है देखो ई नोट अब एक खास बात बताऊंगा, इसी को यहाँ नोट कर लेना। ई नोड कैथोड पे क्या है देखो, कॉपर टू पॉजिटिव स्लैश कॉपर माइनस ई नोड, एनोड पे देखो क्या है, जिंक स्लैश, सोचोगे तुम जिंक स्लैश जिंक टू पॉजिटिव, नहीं ये दिमाग देने वाली बातें, दिमाग लगाने वाली, इसको इम्पोर्टेंट सेक्शन में लिख रहा हूँ मैं। क्या, हमेशा आयन पहले आता है फिर एटम पहले आता है ई नॉट यानी स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है ना। तो ई नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमेशा जब भी रिप्रेजेंट करोगे आयन पहले एटम बाद में, आयन पहले एटम बाद में हमेशा, ठीक है। तो ये था आपका पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का। मोस्ट वेलकम पहले फॉर्मूले को, और ऐसे जो स्टोरी है ये आगे चलेगी अब। तो ये तो था आपका क्या, ई नोट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का तरीका, और वो किससे आता है, हमेशा सेल रिप्रेजेंटेशन से आता है। जो ये सॉल्ट ब्रिज जो बना हुआ है ये जो है ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो है ये ओवरऑल रिएक्शन है, एक बार और बोलूँगा मैं, ये जो है ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो है ये ओवरऑल रिएक्शन है, एक बार और बोलूँगा, ये सेल रिप्रेजेंटेशन, ये ओवरऑल रिएक्शन। देख लो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, एरो देख लो और ये स्लैश देख लो। ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ इससे हम तकरीबन 20 न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और हर बार आप इसी में फंस जाओगे, कौन सा सेल रिप्रेजेंटेशन था कौन सा ओवरऑल था। कंसंट्रेशन जैसे यहाँ दे रखी है वैसे ही कंसंट्रेशन हम इस वाले केस में कहाँ लगाएंगे, इस आयन के बाद ब्रैकेट, इस आयन के बाद ब्रैकेट, ऐसे, ठीक है। जब न्यूमेरिकल होगा तब देखेंगे। कहानी को और आगे ले चलते हैं। तो अब हमारे पास जो अगला आया है सेटअप वो है, चलो ये तो हो गया हमारा ख़त्म। अब बात आती है कि ई सेल कैसे निकालते हैं। ई सेल, तो देखो ई सेल निकालने का जो तरीका है वो, ई सेल, ई नोट सेल आपने समझ लिया, वो होता है क्या, ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग राइट अपॉन लेफ्ट का आयन। ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैं बता दूंगा, हालांकि डेरिवेशन एग्जाम में इसकी नहीं आती लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ई सेल इजगल टू क्या, ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग राइट अपॉन लेफ्ट का आयन। किसके राइट और किसके लेफ्ट का आयन, तो आंसर है, ये देखो जब भी हम ई सेल निकालेंगे तो हम ओवरऑल को देखेंगे, जब भी हम ई नॉट सेल निकालेंगे तो सेल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, जब भी हम ई सेल निकालेंगे तो ओवरऑल को देखेंगे, जब भी हम ई नॉट सेल निकालेंगे तो सेल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, ठीक है। तो देखना एक बार ध्यान से, ओवरऑल को देखो और इसमें देखो राइट अपॉन लेफ्ट का आयन, राइट का आयन बताओ कौन सा है, एरो के राइट में देखो आयन कौन सा है, जिंक, तो यहाँ लिखेंगे Zn2 पॉजिटिव। इसी तरह से लेफ्ट का आयन ये कॉपर, तो यहाँ लिखेंगे कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव। मान लो यहाँ 2 होता, 2 कॉपर 2 पॉजिटिव, तो यहाँ स्क्वायर कर देते हैं हम इसको, समझ में आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये है आपका ई सेल का फॉर्मूला, ठीक है। और ई सेल का फॉर्मूला जो है, नोट्स में देखो इन्होंने क्या बनाया है, इस बात का रट्टा मारने के लिए इसने देख लिया, ये देखो क्या लिख रखा है, इसने लिख रखा है कि अगर हम ई नोट सेल को देखेंगे निकालेंगे तो सेल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, अगर ई सेल का फॉर्मूला लगाएंगे तो ओवरऑल को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बात खास है इसलिए ये लिखनी ज़रूरी भी है। और ये ऊपर राइट का आयन है और नीचे लेफ्ट का आयन है, नोट्स तो है ही कमाल की, खैर। तो आगे चलते हैं हम, ये हमारा फॉर्मूला ये डेराइव कैसे हुआ, बहुत सिंपल है, ये हम अगली क्लास या उससे अगली क्लास में देखेंगे जब आएगा ये, ठीक है। तो अब इसके जो नाम हैं ये भी अच्छी तरह से समझ लो। इस ई सेल का जो नाम है, ये भी कई सारे नाम होते हैं इसके, इसी को कहते हैं ई सेल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल, इसी का ही नाम है सेल पोटेंशियल, इसी का ही नाम है ईएमएफ, ठीक है ना। तो
एक कई सारे जो नाम हैं जो हमें एक एक करके जो न्यूमेरिकल्स में मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक दो न्यूमेरिकल की, जो हम एक बार चेक कर लेंगे कि किस तरह से इसका जो न्यूमेरिकल है वो इस्तेमाल होता है और कैसे कैसे इसका जो यूज़ है। तो आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.1 को देखते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.1, अपनी एनसीईआरटी निकाल लो और जो एग्जाम्पल 3.1 है उसको भी चेक कर लेते हैं। एक एक करके सभी पे निशान जो है वो लगाते रहना। इन टेक्स्ट अलग चीज़ है, एग्जाम्पल अलग चीज़ है। ओके, ये एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल है। और देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पूरी एक लंबी लिस्ट है, उसमें फर्स्ट लेवल से लेकर थर्ड लेवल के अरेंज किए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, बिल्कुल शुरू से लेकर, ये नहीं कि पहले थर्ड लेवल का आपके सामने आ गया फिर फर्स्ट लेवल का सामने आया फिर सेकंड, नहीं। ऐसा करोगे तो भाई तो उलझ जाएगा, दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड उलझन बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन एक बहुत प्यारी लिस्ट है, उसको अगर करोगे तो सारे समझ में आ जाएंगे। रिप्रेजेंट सेल, रिप्रेजेंट द सेल, देखो क्या बोल दिया, रिप्रेजेंट द सेल का मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन। इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, ये देखो रिएक्शन को देखकर बताओ क्या है ये रिएक्शन ओवरऑल है या सेल रिप्रेजेंटेशन है? आंसर ओवरऑल, एरो को देख के बता देते हैं बच्चे। ठीक है, ओवरऑल है ये। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या बताना है, एक तो रिप्रेजेंट करो सेल को और एक कैलकुलेट करो ई सेल को, अगर ई नोट सेल दे ही रखा है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका एग्जाम्पल कौन सा 3.1 है। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, 3.1 है। तो इसमें क्या दे रखा है, जो रिएक्शन है मैं वो लिख रहा हूँ क्या, मैग्नीशियम प्लस में 2Ag पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन 0.0001 मोलैरिटी विल गिव यू क्या, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन 0.130 मोलैरिटी प्लस 2Ag। ठीक है, ये रिएक्शन दे रखी है। ओवरऑल रिएक्शन है वो तो देखते के साथ ही पता लग रहा है। और ई सेल निकालने की डिमांड है हमसे। तो हमें करना क्या है, आपको ना एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ में चलते रहो, कभी भी गलती नहीं होगी। ये तो क्वेश्चन चलो आसान है, आप थर्ड लेवल तक चले जाना, कभी गलती नहीं होगी अगर उस सीरीज़ में चलोगे तो। क्या है वो सीरीज़, पहले सबसे पहले जो भी रिएक्शन आपके सामने आए एनोड लिख दो, पहले देखते के साथ एनोड ढूंढो, इसमें से एनोड कौन सा है। यार मैग्नीशियम ने कितने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Mg2 पॉजिटिव बनाया है, तो एनोड मैग्नीशियम ही हुआ। तो मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाया 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। ठीक है, और कैथोड क्या हो गया, अब उसी का अपोजिट, ये कैथोड है, ये हो गया आपका सिल्वर। Ag पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बनाया। लेकिन रूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 2 2 2। कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, 2। आगे ना इनकी वैल्यू 2, जो हम कहाँ रखने वाले हैं, जो हम यहाँ रखने वाले हैं। तो देखो सीरीज में चलोगे, कई बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में वो अपने सीबीएसई के नंबर कम कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स चलती हैं लेकिन यार वो आपकी नीट या फिर आईआईटी मेन में चलती हैं। या आईआईटी मेन और नीट में क्या होता है, वो ये नहीं चाहते कि आप हमें ये बताओ कि किस तरीके से आपने किया, नहीं, उन्हें मतलब है ABCD ऑप्शन से। ठीक है, यहाँ वो ये चाहते हैं सीबीएसई में, आप हमें बताओ कि आपने कैसे किया। ठीक है ना, पूरा रिप्रेजेंट। तो इसीलिए देखो अब जो आंसर आया, Mg2Ag पॉजिटिव विल गिव यू Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2Ag। ठीक है, ये बताओ क्या आई, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ गई। तो कई बच्चे कहते हैं सर ओवरऑल तो दे ही रखी थी, दोबारा निकालने की क्या ज़रूरत। भाई ज़रूरत है, क्योंकि आपने n की वैल्यू 2 भी तो निकाल ली है। कई कहते हैं सर वो तो साफ साफ पता लग रहा है 2 है, 2 4 है तो 2 तो हो जाएगी। ये तो फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है ना, अभी तो देखो तीसरे लेवल या दूसरे लेवल में ही फंस जाएंगे, n की वैल्यू करेक्ट नहीं निकल पाएगी। तो देखना इस पर ध्यान से, सीरीज में चलना है आपको कुल मिला के। तो अगला स्टेप कौन सा होता है, इसी के बाद, इसके बाद ही अगला स्टेप होता है सेल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा क्वेश्चन में भी आया है कि रिप्रेजेंट द सेल कैसे। वही डबल स्लैश आ गया,
लेफ्ट में एनोड है, एनोड कहाँ है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम स्लैश मैग्नीशियम। 2 पॉजिटिव, यहाँ कंसंट्रेशन लिख दो मैग्नीशियम की ये रही 0.130 मोलैरिटी। यहाँ पर कैथोड पे क्या Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन लिख लो 0.0001 मोलैरिटी स्लैश Ag। ये आ गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन निकल गया। फिर अगला स्टेप कौन सा है, तो हर बार पहले एनोड, कैथोड, ओवरऑल, सेल रिप्रेजेंटेशन, फिर अगला स्टेप कौन सा है, तो अगला स्टेप पे हम चलते हैं। इसके जस्ट बाद जो अगला स्टेप है वो आएगा आपका ई सेल। ई सेल का फॉर्मूला लगा दो। ई सेल का फॉर्मूला कैसे भाई, ये होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग राइट अपॉन लेफ्ट का एन। ढूंढो कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट, कहाँ ढूंढोगे, ओवरऑल में। राइट का एन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, लेफ्ट का एन Ag पॉजिटिव, 2 है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव और 2 है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब सारी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो ई नोट सेल वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, ये आपकी 3.17। तो ये हो जाएगी आपकी 3.17 माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन। एन निकाला है हमने 2, याद होगा कैसे, Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू, Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू ये रही 0.130 कैपिटल M। तो 0.130 क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं 1.30 इंटू 10 की पावर कर लेता हूँ -1 डिवाइडेड बाई Ag पॉजिटिव क्या है 10 की पावर -4 है और इसका स्क्वायर भी है। देखो मैंने इसको 10 की पावर 4 लिख दिया। 0.0001 को क्या लिख दिया, 10 की पावर 4, कौन सा -4 स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करके हम सोल्व करेंगे, देखो 3.17 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग रिथम, इसको माइनस का 8 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे कैंसिल करके तो 7 ऊपर हो गया, तो लॉग 1.30 इंटू में 10 की पावर 7 ये आ गया। जो कहते हो कि लोग एंटी लोग हमारे स्कूल में नहीं करवाया और हमने तो कह दिया कि ऐसे ही कैलकुलेशन कर दो, तो कर दोगे ऐसे ही कैलकुलेशन, ऐसे तो टीचर भी नहीं कर पाएंगे जिन्होंने आपको बोला है। तो इसीलिए यहाँ लॉगरिथम एंटी लॉग आपको सीखना ही होगा। लॉग में क्या 13 की 0 की वैल्यू देखनी है, फिर इनटू है और क्या 7 की देखनी है। तो जो भी वैल्यू आप देख के लिखोगे वो आएगी क्या 7.1139। आपको अच्छी तरह पता है कैसे 3.17, और इसको तो हमेशा ही आपको आदत पड़ जाएगी इसकी 0.059 बाई 2 इंटू में यहाँ आ जाएगा 7.1139। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देख के ऐड कर दिया, आपको पता है कैसे। तो 2 से इसको काट दो, मल्टीप्लाई कर दो और माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.96 वोल्ट। ये आपका ई सेल आ गया, सेल पोटेंशियल आ गया, इलेक्ट्रो पोटेंशियल आ गया, ईएमएफ आ गया, ये सब इसी के नाम है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर निकालने होंगे। और अब एक बार और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। यहाँ पे जो भी सेटअप बनाया है इस पर पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। अच्छा, कई ये भी पूछते हैं कि चलो ये सेटअप तो हमने समझ लिया, उन्होंने समझा दिया, सर ने समझा दिया और हमारे समझ में आ गया जो अभी अभी हमने किया है। यहाँ पर 3 डायग्राम और हैं आपकी एनसीईआरटी में, 1, 2 और 3। अभी 2019 में भी क्वेश्चन आया था और एक पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया जाए, नॉर्मल तो हमने कर लिया सेल, हालांकि ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया जाए जो कि 1.1 क्या होता है, ई सेल होता है, ठीक है ना, ई सेल से ज़्यादा है एक्सटर्नल पोटेंशियल, तो बताओ क्या होगा। तो आंसर है अगर ऐसा कर दिया, बड़ा ज़्यादा कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है जो कहाँ होता है, जिंक से कॉपर की तरफ होता है, वो रिवर्स हो जाएगा। ये देखो रिवर्स हो गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और करंट का फ्लो भी रिवर्स हो जाएगा। सभी को पता है अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तो करंट यहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मान लो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो सभी को पता है। तो कहा है अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ठीक है ना, और जिंक डिपॉजिट होने लगेगा, जबकि जिंक क्या होता है, थिन होती है इसकी स्ट्रिप, जिंक इसका कम होता चला जाता है, और जो कॉपर है वो डिपॉजिट होता जाता है, ठीक है ना। तो जो अब डिपॉजिट होगा वो जिंक पे होगा अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा है तो। ओके, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है तो क्या होगा, ये देखो एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर ई सेल से कम है तो क्या होगा। ऐसा होने पर नॉर्मल करंट ऐसा कैसा फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे फ्लो होंगे, करंट इसके अपोजिट में फ्लो होंगे, ये तो नॉर्मल जो अभी हमने सीखा है। लेकिन अगर
अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो क्या होगा, ना तो कोई करंट फ्लो होगा, ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। एक तरह से इक्विलिब्रियम का जो सिंबल है ये, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो इस तरीके से पूछे गए थे, और एक बार मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपके पास देखो 10 ईयर होनी ही चाहिए, या तो एमटीजी हो। एमटीजी के आंसर हालांकि इतने अच्छे नहीं हैं, सतीश एंड ब्रदर के आंसर बहुत सालों से करेक्ट होते 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 अब ठीक ठीक हो गए हैं। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन के लिए आंसर्स के लिए मैं बोलूँगा सतीश एंड ब्रदर की 10 ईयर बहुत बढ़िया है। और अगर एक्स्ट्रा बुक रिफ्रेशर किसी को लेनी है तो एग्ज़ाम आइडिया टुगेदर विद ठीक ठाक हैं, मतलब ठीक ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो पहला क्वेश्चन है देखो 2016 में भी पूछा था, 2019 में भी आया हुआ है। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऐसा सेल जो केमिकल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो डेफिनेशन है वो मैं एक बार स्पेशल लिखवा दूंगा, क्योंकि हम ये बोल नहीं सकते ना कौन सा सेल ऐसा है जो किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताऊंगा आपको। व्हाट हैपन इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम ग्रेटर देन ई नोट सेल। देखो वही आ गया ना, एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या है, अगर ज़्यादा है तो क्या होगा। तो आंसर है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, इसकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो इसका आंसर है वो एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखो द सेल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी ना उसकी। और एनोड कैथोड की तरह, एनोड वहाँ पर पॉजिटिव हो गया और कैथोड वहाँ नेगेटिव हो गया। आपने देखा कि डिपोजिशन भी जिंक पे हो रहा था, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। हालांकि उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल गैल्वेनिक सेल की तरह दी है। द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन और अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन जो है वो अगली क्लास में आपको मिलेगी। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये देखो, रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल, इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। व्हाट इज़ द नेसेसिटी टू यूज सॉल्ट ब्रिज इन द गैल्वेनिक सेल। तो जो सॉल्ट ब्रिज को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है ये, ठीक है। और अगर हम देखें इसमें इसकी जो आंसर में तो क्या है, सॉल्ट ब्रिज अलाउ मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन, वेरी गुड। मोरोवर ये कह रहा है इट हेल्प टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन भी था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें जो आया हुआ है। देखो एक क्वेश्चन ये भी है कि डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल डेपिक्ट करके दिखाओ, जो अभी अभी आज मैंने बताया था कि सेल रिप्रेजेंटेशन को ही बोलते हैं। अच्छा, विच ऑफ इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, आंसर है एनोड, एनोड नेगेटिव चार्ज है। द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल, सेल के अंदर कौन कैरी करता है करंट, आयंस, ओके। इंडिविजुअल रिएक्शन बताओ ईच इलेक्ट्रोड पर, एनोड और कैथोड की बता दो, खेल खत्म। तो ये भी आसान है। तो ये था आज का जो इंट्रोडक्शन जो क्लास का, और नेक्स्ट क्लास से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। बहुत कुछ है जो इस चैप्टर में वो स्टार्ट होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, टेक केयर।